लोगों पे कुछ रिसर्च किया मैंने थोड़ा सा। यहाँ के रिसर्च में सामने आया, कोई बुरा नहीं मानना, अपने आदमी हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। कि रिसर्च में सबसे पहले सामने आया कि आदिवासी व्यक्ति का दिमाग है ये, ठीक, ये दिमाग है। अब इस दिमाग के बीच में क्या हुआ, इतने हिस्से में घर है, अपन लोग क्या करते हैं, इतने हिस्से में घर को रखते हैं कि मेरा घर है, आना है जाना है, घर के काम है और दूसरी चीजें। कुछ लोग पढ़ते होंगे तो वो लोग इतनी जगह में शिक्षा को रखते हैं। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वो इतनी जगह में शिक्षा को रखता होगा, और थोड़ा सा और मिला देता होगा तो यहाँ पर खेल कूद रखता होगा, है ना। सभी लोग रखते हैं इतना तो थोड़ा बहुत। शिक्षा अभी भी पढ़ते ही अपन लोग, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज पढ़ते हैं, और ये घर तो रहता ही है सबके मन में। अब समाज की जहां तक बात आई तो आजकल क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी गतिविधियां हो रही हैं, तो इतना सा पॉइंट समाज के लिए भी आ गया है। ये समाज, और दूसरी गतिविधियां कोई ज्यादा ही एडवांस है, मान लो कोई भी व्यक्ति, तो वो इतनी चीजें रखता है। अन्य के लिए यहाँ पर सारी चीजें आ जाती जो बच गई, लेकिन इतनी चीजें इतनी बड़ी जगह में केवल और केवल राजनीति है। ये चल रहा है बड़ी जगह। कोई भी व्यक्ति हो जिसका दिमाग हो, एक स्वतंत्र दिमाग, उसमें भी घर इतनी जगह में रहता है, ज्यादा ही जो भी बोलेगा कि मेरे को घर का काम है, फलाना काम है, ये है वो है, कितना ही भी बोले, उसके दिमाग में पूरी तरीके से घर नहीं होता। घर के नाम पे अपने आप को छुपाता होता है वो व्यक्ति। अपना समय ऐसा बोलता है कि मेरे पास समय ही नहीं है किसी चीज के। समाज नाम की चीज सिर्फ इतनी सी होती है उसके पास में। कभी कभार वो भी फुर्सत में ऐसा सोच लिया कि चलो यार टहलने चले, तो अपने समाज के लोगों के साथ बैठ गए और वहां थोड़ी बहुत चर्चा हो गई। वो भी अभी अभी ये गतिविधि चल रही है, इसके पहले तो किसी के पीछे ही चल रहे थे, जो जैसा बता दिया वैसे ही चल रहे हैं। तो इस मूर्खता का फायदा, मैं मूर्ख ही बोलूंगा अपने आप को, कि इस मूर्खता का फायदा उठाया दूसरे समाज ने। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पूरी तरीके से राजनीति भर दिया। अब राजनीति क्या होती है मैं बताता हूँ तुमको। अपन कहाँ पे आ गए थे? भारत देश के संविधान पे आकर अटक गए, ठीक। इसके दो स्तंभ हैं, अनुच्छेद अनुसूची। यहाँ 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची। ये पूरे देश भर के लिए, पूरे देश के लिए। लेकिन इनमें से अपने लिए कुछ अनुच्छेद है ना। अपने लिए स्पेशल अनुच्छेद 13(3) का क है, इस पे लिखा है रूढ़ी प्रथा, और एक है 19(5)(6), और इन दोनों को रखा है किसमें? 244 1 और 2 में। इनका मतलब अच्छे से समझाए हैं आपको, ठीक है। इनके होते हुए भी इस 244 के पहले
इस 244 के पहले एक चीज और है, 243 का ड। इसको कितने लोगों ने पढ़े? सबसे मुख्य चीज है ये चुनाव के संबंध में। कहाँ है संविधान निकालो। चुनाव के संबंध में सबसे मुख्य चीज दिखाई ये कॉलेज से जो पुस्तक मिली है उसमें पेज नंबर 97 में। पेज नंबर 97। 243 डा, इसको मैं अब पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनना। इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। कतिपय का मतलब होता है कुछ या अन्य या कुछ विशेष क्षेत्र। अब इस भाग की बात किया है, ये कौन सा भाग है? 243 भाग 9 है, यहां से 243 स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये भाग 9 में दिया है पंचायतें, यानी कि भाग 9 जो इस भाग की बात कर रहे हैं उसमें क्या दिया है? पंचायतें, ठीक है। अब 243 के कुछ आबा साडा ऐसा करके हैं, तो ये डा डमरू भी उसी का है। इसमें लिखा है इस भाग का, मतलब कौन सी भाग? भाग 9 के पंचायत का। कतिपय मतलब कुछ क्षेत्रों को लागू ना होना। अब इस कुछ क्षेत्रों को लागू ना होना में इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 244(1) जो कि अपने यहाँ मध्य प्रदेश में लागू है, में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 यानी कि ये 244(2) यानी 6वीं अनुसूची में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। जनजाति क्षेत्र मतलब मान लो मैं बरघाट का निवासी हूँ, लेकिन हूँ तो जनजाति। अब बरघाट में ये मेरा खेत है मान लो, जनजाति क्षेत्र तब होगा इस खेत में मैं कहीं पे निवास करूंगा, तो ये मेरा पूरा खेत जनजाति हो गया, जनजाति क्षेत्र हो गया। इस जगह में भी बरघाट, सिवनी और केवलारी, इस जगह में भी ये 243 का डा ये बोलता है कि पंचायत अधिनियम 1993 लागू नहीं होता, ये लागू नहीं होता। ये बोल रहा है कि इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244(1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। यानी कि घनसोर में तो लागू होगी ही नहीं, धनोरा में भी नहीं होगी, साथ ही साथ बरघाट में रहने वाले जनजाति के ऊपर भी लागू नहीं होती। ये पंचायत उपबंध बोलता है 243, ये 243 डा। अब इसको और आगे बढ़ाया, और बनाया 243 ये भाग 9 का क, वो भाग 9 पढ़ रहे थे उसका क, उसका एक और पॉइंट बढ़ाया, उसमें दिया है नगर पालिकाएं। अभी पंचायत पढ़ रहे थे भाग 9 में, अब भाग 9 का काम है नगर पंचायत, नगर पालिकाएं। अब नगर पालिका में क्या लिख दिया? नगर पालिका का यज्ञ में लिखा है ये 243 यज्ञ में इस भाग का, इस भाग मतलब 9 का आ, उसमें दिया नगर पंचायत, कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, इसमें भी वही लिख दिया। इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। हर टाइप के संविधान में उठाओ और इसको खोजो और देखो। अपन लोग जिस सिस्टम में फंस गए हैं इसीलिए क्योंकि अपन ने इसको पढ़े ही नहीं। पंचायत का उन लोगों ने बना दिया नेता लोगों ने, और अपन लोगों ने मान भी लिए, हाँ ठीक है। अगर दूसरा जैसे कि ये 370 मान लो, इसके लिए कोई भी कानून बनता है तो वो लोग विरोध करते हैं वहां की जनता,
ये कानून गलत है, हमको नहीं चाहिए, वहां पर कश्मीरी पंडित नहीं रह सकता ना, या कोई भी दूसरा बाहरी व्यक्ति। ये लोग क्यों? क्योंकि यहाँ 370 लागू है, इसके ऊपर कोई भी नेता कानून बनाए वो नहीं मानते, क्योंकि वो सेपरेट है, वहां पर उनका सुशासन है। वैसे ही अपने कुछ लोगों ने 244 एक वालों ने, जैसे कि झारखंड CNT SPT एक्ट बना, उस पर बदलाव कर रहे थे, नेता ही लोग तो कर रहे थे ना, नेता लोगों ने कानून बनाया उस पर बदलाव का, तो उन लोगों ने विरोध किए और उसको आज बदलाव पे उसने रोक लगा दी। तो वहां के लोग जिंदे थे, कर लिए, अपन लोगों को पता ही नहीं था, उनने संविधान पढ़े थे इसलिए किए, वो भी इसी के तहत की है उन लोग कि भैया नगर पालिका भी लागू नहीं होती, पंचायत भी नहीं लागू होती। अब ये जहाँ तक कि जिला पंचायत और फिर क्या होता है जनपद पंचायत, तो ग्राम पंचायत, तीनों पंचायत तो लागू ही नहीं है, नियम कौन बनाएगा? अपने यहाँ तो लिखा है, ये पंचायत रूल तो लिखा ही नहीं है, अपने यहाँ लिखा है जनजाति सलाहकार परिषद। तो जनजाति सलाहकार परिषद, तुम अपना रास्ता चुनो ना, तुम दूसरे का रास्ता चुनोगे तो अपना फायदा देखेगा कि तुम्हारा। तो उन लोगों ने अपना फायदा देखा और तुम लोगों को कोई फायदा नहीं देखा, इसलिए अपन लोगों के बीच में वो घुसने में कामयाब हुए, ऐसा लफड़ा हुआ। ये बात बहुत ही डीप बात है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझोगे जरूर। अब मैं समझाता हूँ इसके पीछे मकसद क्या था, इसमें घुसने का मकसद क्या था। भारत के संविधान में और दो चीजें दी तो काफी सारी चीजें हैं, मैं एक चीज बताता हूँ। ये है क्या? संसद, इससे पूरा भारत देश चलता है। इसको डिफाइन किया है अनुच्छेद 79 में, ठीक है। और फिर दिया है, जिसके पास पुस्तक होगी खोलो, फिर यह है लोकसभा अनुच्छेद 79 देखो ना, अनुच्छेद 80 में दिया है राज्यसभा। ये अनुच्छेद 80 में दिया है। और यहाँ लोकसभा दिया है अनुच्छेद 81 में। और इन तीनों की ताकत एक और जगह रख दिया उसने, वो है अनुच्छेद 331। इन सब की ताकत रखा है उसने अनुच्छेद 331 में, इसको भी पढ़ना अच्छे से। अब यहाँ पर लफड़ा ये है कि राज्यसभा में और लोकसभा में आरक्षण है कुछ सीटों को, अपने यहाँ भी आरक्षित सीट है ना, आदिवासी जो बनता है ना। ये आरक्षण कैसे मिला? ये जनसंख्या के आधार पे मिला, ठीक, जनसंख्या के आधार पर मिला। और वो जनसंख्या की जनगणना क्या थी? 1971 की जनगणना को आधार मानकर, 1971 की जनगणना को आधार मानकर तुमको ये यहाँ पर जो भी सीटें दिया गया है आदिवासी क्षेत्र, जैसे जैसे भी बांटा गया है आप लोगों को, वो राजनीति वाले आप लोग हो तो ज्यादा अच्छे समझते हो, मेरे को नहीं समझता है ये सब, ठीक है। तो 1971 को आधार मानकर उसने अगली डेट ये दे दिया कि अब कभी अगर फिर से इनको इनमें सीटों में बदलाव करना पड़ा तो उसकी डेट लिखा हुआ है 331 खोलना। तीन सौ 31 को आप लोग अच्छे से पढ़ो। 31 होगा, पेज नंबर देखिए, यहाँ पे होगा। ठीक है, 331 में क्या लिखा है?
लोकसभा से आंगलन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंगलन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। अगर 81 अनुच्छेद में जो लिखा है उसके होते हुए भी, यानी कि उसमें कोई फेर बदलाव किया जा सका, और कब किया जा सकेगा? जब 1971 की जनगणना में बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा? अभी तक की तो जैसा भी था इसके आधार पर दिया गया। अब यहाँ पर 81वां अनुच्छेद में लिखा है कि परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह खंड 2 के उपखंड का और उपखंड उस खंड के परंतु के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। अब मैं समझाता हूँ ये बोल क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर इस जनगणना के आधार पर अभी तक चल रहे थे और अपन लोगों की जनगणना जैसी भी हुई है उसके आधार पर यहाँ सीटों का बंटवारा हुआ, उससे अपन लोग संसद चला रहे हैं, यानी कि आदिवासी सीट यहाँ पर है अभी सिवनी जिले में इस ब्लॉक में। मान लो 1971 के बाद अगर जनगणना 2026 के आंकड़े वो लेंगे, 2026 के आंकड़े लेंगे, हर 10 साल बाद जनगणना होती है। अभी 2011 में हो चुकी है, अब कब होगी? 21 में, फिर कब होगी? 31 में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि 2026 की जनगणना के मतलब 2026 के बाद की जनगणना को आधार मानकर इन नए सीटों का बंटवारा किया जाएगा। अब मैं बता रहा हूं, अभी तक 1971 तक की तुम लोगों को क्या बोला गया? जनजाति बोला गया ना, आदिवासी तो हटा दिए थे, लेकिन जनजाति बोला गया। जनजाति के आधार पर तुम लोगों की जनगणना की गई। अब तुम लोगों को जनजाति तो बोल रहे हैं, कुछ लोगों को आदिम जाति भी बोल रहे हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत डीप बात बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जिसको समझ नहीं आई फटाक से पूछना। 1971 में जनजाति के आधार पे जनगणना, ठीक है। अब 2021 में अगर जनगणना हुई, अभी तो 21 में होगी, यहाँ पे मान लो 2021 ही की बोलते हैं अपन लोग। 2021 में अगर जनगणना हुई तो आदिवासी जो बोल रहे हैं कुछ लोग, आदिवासियों की जनगणना अलग हो जाएगी। फिर जनजाति, कुछ लोग यहीं टिके रह गए तो, क्योंकि झारखंड वाले तो बोल रहे हैं हम आदिवासी मांगेंगे, बात को समझना। हाँ, और जनजाति अपन लोग हैं अभी संवैधानिक तौर पे, अपना ये संवैधानिक नाम। अब इसके बाद अपन लोगों को आदिम जाति बोला जाता है। ठीक है, आदिम जाति भी बोला जाता है। अपन जैसे रिजर्व क्षेत्र है अपने ये वाला, यहाँ पर भी आदिम जाति का इलाका है, ये कुरई भी आदिम जाति का इलाका है। और कुछ ज्यादा ही जंगलों के अंदर है, उनको क्या बोलते हैं? अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों की जनगणना होगी 2021 में, अभी एक लेटर भी पड़ा है, उसमें तो बहुत ही बात है। तो 4 प्रकार से जनगणना हुई, फिर टूटोगे तुम लोग। ठीक है, क्यों टूटोगे? उसके पीछे कारण है, क्योंकि उसके पीछे और इन लोगों ने छोड़ दिए। जो जंगल में रहता है वो संस्कृति को मानता है, उनको मालूम ही नहीं है कि धर्म क्या चीज है। उनको तो ये भी नहीं मालूम कि करेंसी चेंज हो गई, पैसे चेंज हो गए अपने यहाँ, पता ही नहीं है। इतना तक कि वो उधर वनवासी उनको बोला गया। अब जो आदिम जाति है वो कुरई, धनौरा, घनसोर, छपारा, लखनादौन ऐसे क्षेत्रों में बसा हुआ है, उसको आदिम जाति बोला गया। ज्यादा ही ज्यादा जनजाति बोला गया। ये दोनों नाम वहां चलते हैं, लेकिन वो भी विभाजन नहीं है। बोलते तो कोई भी एक नाम बोल देते इनमें से, ये चारों में से।
और भी बांट रहे हैं। अब आदिवासी बोलते हैं तो पूरा देश आता है, पूरी दुनिया ही आ जाती है उसमें कि आदिवासी जहां जहां के जो है वो आदिवासी। इन तीनों नामों में अगर बांट करके कुछ लोगों को, अभी यहाँ पर एक मेन पॉइंट तो बताया ही नहीं, कुछ लोग जो हैं आदिवासी के नाम पर अपने गौड़ जनजाति भी हैं, जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे भी है कि नहीं? कुछ तो है, कुछ तो है। तो अब इनकी जनगणना का हिसाब लगा लो, पहले थोक में थे तो उस हिसाब से उनके राज्यसभा और लोकसभा की बंटवारा हुई सीटों। अब इनको अगर जनगणना किया जाएगा तो फिर कैसे 5 भागों में बट गए। अब इस जनगणना के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे तुमको मिली, तो इसमें तुम टूटते गए टूटते गए टूटते गए, कैसे मिलेगी? अब 2021 में जनगणना होगी ना, तो अब कैसे बांट रही है तुम लोगों को? समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि तुम लोग धर्म में गए, मान लो, इसलिए हिंदू राज घोषित हो जा है हिंदू धर्म। तो ये भैया इसमें अगर जो लोग गए सो लोग गए, और मान लो इसमें नहीं भी गए, इसमें भी गए, तो क्या फायदा है? इसमें जाने से क्या फायदा हुआ बताओ? जनसंख्या तो तब भी टूटी, क्योंकि अगर ये तुम बनाते हो तो ये चुप बैठेगा क्या? सही बात, ये तो अलग ये हो चुप जाए, बैठेगा, ये अलग हो जाए ना, फिर अगर गोली बनाए तो कौन चुप बैठेगा बताओ? अरे चुप तो ये भी नहीं बैठेगा, भी हो। ऐसे ही पूरे रनबन हो जाओगे तुम लोग, ये खत्म 750। किस चीज की बात कर रहे हो आप लोग? इस पे कोई क्वेश्चन उठता है तो बताओ, फिर उसको भी क्लियर करता हूँ। हम लोग क्यों नहीं बोलते हैं उस चीज को? क्योंकि भैया संसद से देश चलता है, इनसे नहीं चलता। सही बात। अब यहाँ पे बात आती है राजनीति। चलो राजनीति की बात करते हैं। ये राजनीति ठीक है, हिंदू धर्म वाले दूसरी पार्टी में चले गए, आदिवासी वाले दूसरी पार्टी में चले गए, ऐसे बढ़ गए। हिंदू का मतलब इधर गोंडी भी ले लेना, ठीक है, उसको भी प्रूव कर सकता हूँ, बुरा नहीं मानेगा कोई, क्योंकि ये सच्चाई है। और इधर आदिवासी मतलब संस्कृत। अगर इस संस्कृति को लेके चलते हैं तो क्या फायदा, और इस धर्म को लेके चलते हैं तो क्या फायदा? इसको ऐसा लिखना गलत होगा, खैर, लेकिन इंडिकेशन इन्हीं का समझना आप, ठीक है। भारत देश में अभी तक सुनते थे आप लोग कितने धर्म हैं? मेन प्रख्यात तो 4 ही हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और भारत देश को जब बनाया गया तो उसको बोले गए भाई भाई, है ना? अभी भाई भाई में लड़ाई हो रही है, धर्म से फायदा मिला क्या? नहीं ना। लेकिन अगर संस्कृति की बात अपन करते हैं तो लड़ने वाले तो लड़ेंगे, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, उनका काम ही है संघर्ष करना, उनका काम ही है लड़ना। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं? इस चीज का मेरे हिसाब से, मेरे को मेरे पापा ने सिखाया कि इस चीज का उदय तब होता है जब इसका विनाश हो जाता है पूरी तरीके से। जहां संस्कृति खत्म होती है वहां पे धर्म का उदय होता है। मानते हो इस बात? उठा के देख लो आप इतिहास। जब तक संस्कृति को मानते थे, जब तक हम इससे जुड़े थे धरती से, तब तक हमारे पास संस्कृति थी। जब जब हम इधर गए धर्म की तरफ, शिक्षा को बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये शिक्षा से मतलब नौकरी है। नौकरी तो सिर्फ नौकरी है, यहाँ पर राजनीति भी है, ठीक है। इन 2 चीजों में जाने के बाद क्या हुआ, धर्म का उदय कैसे हुआ मैं बता रहा हूं।
ये नौकरी वाले लोग अलग मेजॉरिटी के लोग बन गए, ये पढ़े लिखे और फिर थोड़े अफसरशाही वाले लोग बन गए, इनके पास पैसा था थोड़ा बहुत, तो इन लोग अपने समाज के कुछ लोगों को भूल करके अपने गांव भी नहीं आते, मुश्किल से आते हैं, जबकि पढ़ के यहीं से गए हैं, समाज के सर्टिफिकेट से गए हैं। लेकिन वहां जाने के बाद क्या करते हैं कि अगर ये लड़की देंगे तो अपने ही बराबरी वाले को देंगे, या हमारी लड़की पढ़ी लिखी है तो उसको नौकरी वाला मिलना चाहिए, या फिर नौकरी वाली है तो फिर उसको उससे बड़ी नौकरी वाला मिलना चाहिए। ऐसा सिस्टम अपने यहाँ पे समाज में बनाया गया। तो ये नौकरी वालों ने क्या बोले, अपन नौकरी वाले बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, और जिसके पास पैसा होता है उसके पीछे दुनिया ही जाती है। तो आदिवासी तो फिर ऐसे ही दौड़ते आएगा। तो क्या काम किए इन लोगों ने, बनाया गोंड महासभा। पूरे नौकरी वाले लोग थे। और जब गाड़ियां भेज दिए ना शहरों अपने इधर, खुद के पैसे से गए थे क्या यहाँ के समाज के लोग? कोई नहीं जाता। ऐसे संगठनों के, इन संगठनों का निर्माण किया। जब राजनीति की बात आती है, एक एक उदाहरण दे रहा हूं बस, कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और भी अन्य पार्टी भी, इन लोग भी क्या करते हैं भैया, अपने फंड से गाड़ियां भेजते हैं और बेवकूफ बनाने के लिए, पब्लिक फोटो खिंचाने के लिए लोग अपनी पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं। जबकि पब्लिक के मन में क्या है ये वो नहीं समझती, ये वो लोग उनसे मतलब भी नहीं रखते। इन लोग सिर्फ अपने फोटो से मतलब रखते हैं, क्योंकि इनको अगली बार टिकट लेना है। जो कार्यक्रम कराएगा इन लोगों में से, जो ज्यादा अच्छे से फायदा, मतलब ज्यादा से ज्यादा पब्लिक बुलाएगा और जितनी अच्छी फोटो उसकी बनेगी ऊपर, उतना पब्लिक में दिखा पाएगा उधर हाई कमान में, और उधर से उसकी टिकट फाइनल होगी। तो ऐसे करके अपन लोगों को उपयोग किए। इन भैया दोनों कामों, इन दोनों का क्या काम था, काम क्या था इन दोनों? यहाँ भी भेजे हो तो आप ही लोगों ने भेजे हो समाज से, सर्टिफिकेट से। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते होगे, पता नहीं कैसे कैसे पढ़ाते हैं, मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, कैसे कैसे पढ़ता हूँ। उसके बाद में आप लोग एक एक वोट इकट्ठा करके 5 साल सोच के उसके लिए प्लानिंग कर करके यहाँ भी भेजते हो। तो इसका दायित्व तो क्या बनता है, क्या दायित्व था इनका? समाज को कुछ तो दे कम से कम। वहां गए हो तो अरे तू फायदा उठा भैया, तेरे को जो करना है कर, लेकिन हमको तो मत भूल जिसने भेजा है। तो इन लोगों ने क्या किए, तुम लोगों को सिर्फ यूजलेस ह्यूमन समझ लिए, उपयोगी मानव, तुम्हारा उपयोग किए, उपयोग में ही आ रहे हैं आज तक। अगर ये सच्चे थे तो संविधान को पढ़ करके इसकी बात करते ना अभी तक। इसमें जो भी कानून बनते हैं वो कानून पूरे देश में लागू होते हैं। और इन लोगों में अगर इतनी हिम्मत थी, 70 सालों से हमने इन पे विश्वास किए, नौकरी पे भी 70 ही सालों से जा रहे हैं लोग, उसके पहले नहीं थी, और यहाँ भी 70 ही सालों से जा रहे हैं। अब यहाँ संसद में जाते और इन लोग ऐसा कोई कानून बनाते जो अपने लिए सेपरेट था। अगर ऐसी बात थी, सच्चे औलाद थे ये लोग तो ठीक है, वहां जाकर के बात करते। और वहां पर जो 2026 की जनगणना होने वाली, इसके बाद जो जनगणना होने वाली, और यहाँ पर ये डेट लिखी संविधान में कि फिर से राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का वितरण इसके आधार पे होगा, इसके बाद वाली जनगणना के, यहाँ लिखा हुआ है भाई। तो इन दोनों को क्या नींद आ रही है? तो आप लोग समझ जाओ, जब ये सो रहे हैं तो सोते हुए आदमी को जगाना बहुत आसान बात, वो उठ भी जाएगा। लेकिन ये दोनों जब सोने का नाटक कर रहे हो ना, तो इनका उठाना नामुमकिन है, बता रहा हूं। नामुमकिन यानी नामुमकिन नहीं है। कितना ही तेल लगा लो, कितनी थूनी मार लो, कुछ भी कर लो, देहाती भाषा में उसको माओ दगाना बोलते हैं। उठे भी तो नहीं सुनन के, हाँ उठ भी जाएंगे तो नहीं सुनन के ना। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको आप लोग बना तो दिए हो, छोड़ तो सकते नहीं, लेकिन इनके नीचे जो अपन लोग फंसे हुए, अपन लोग अगर एकजुट हो जाते हैं और इस चीज का अगर कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये 2021 की जनगणना
इसमें अपन लोग एक जगह कैसे आए, पूरे भारत के लोग। इस पे पूरा भारत काम कर रहा है, क्योंकि ये वाली डेट लिखी है वहां पे, ये 2026। आप लोग पढ़ो उसको। यहाँ पे 81 में वो इक्को है, ये देखो 2026 इस संविधान में ही लिखा है। मैं नहीं मानना, मैं बता रहा हूँ, ये बात नहीं सही बोलूंगा बात है, कोई तो बढ़ाई आपको वाली पता बात भी नहीं है चलेगा। और क्या। दूसरी गाड़ी सुन सुन बुरो नहीं मत आओ, अपने धर्म की राजनीति गाड़ी और सुन नौकरी में दोनों अपने लोग गए। राजनीति और नौकरी में गए, इन्हीं दोनों लोगों के पास में दिमाग है। अपन लोग तो ऐसा है, पढ़े हैं तो भी घर पे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, ज्यादा समय भी नहीं होता है अपने पास। इनके पास क्या है, इसके पास सबसे ज्यादा समय है घूमने फिरने का। ये इसी काम के लिए बना होता है कि सेवा करे और जनता के साथ संपर्क में रहे, या फिर ये मजे करे, बस इतना ही काम होता है इनके पास। और इनके पास होता है 8 घंटे नौकरी करेगा, उसके बाद में बाकी का समय इनका फ्री रहता है ना, पूरा फ्री रहता है 16 घंटे का। तो ये आदमी सोच भी सकता था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे तो सभी के लोग गए, अपने भी गए हैं, दूसरे भी गए हैं। तो दूसरे के लोगों ने क्या किए बता रहा हूँ। ये जो 2026 की डेट है, इसको इन लोगों ने बना लिए टारगेट। इनने पहले ही संविधान पढ़ लिए, जैसा कि मैंने पिछली कभी मीटिंग में बताया होगा कि जैसे ही ये 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू होता है, इसके पहले तक आप लोगों को बोला जाता था कि स्त्री शूद्रो न दीयताम कुटुधनम विद्या, स्त्री और शूद्र को विद्या नहीं देना है, इससे धर्म का नाश होता है। अगर आप लोग देख लेते थे तो आंखें फोड़ दी जाती थी, सुन लेते थे तो कान में शीशा डाल दिया जाता था पिघलाकर, या बोल देते थे तो जीभ काट देते थे। इसके पहले ये डेट के पहले। लेकिन एक अपने संवैधानिक भगवान कहना चाहिए उनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनने क्या काम किए, बोले ये वाला सिस्टम गलत है। इसने मनुस्मृति को भी जला दिया और बोला कि भाई ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल विपरीत है। और उसने पुस्तक लिख दिया ये वाली एक, कि बोला ये साले मानवतावादी इंसान नहीं है, प्रकृतिवादी इंसान नहीं है। और उसने पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक के भारत देश में लागू होते ही ऐसा क्या बदलाव हो गया कि अब आप लोगों को 8-8 दिन के पुराण सुनाए जाते हैं, और 8-8 दिन तक की ऐसे मतलब देवी देवता वाले त्योहार करते हो, गणेश जी, दुर्गा जी, इस टाइप के। इस बार गणेश जी ना ये 13 सितंबर को पैदा होने वाले, मैं बता रहा हूँ, इस साल को 13 सितंबर। तो ये वाली जो डेट है, इसके बाद में आप लोगों को पढ़ाने लगे ये लोग गीता रामायण वगैरह, 4 वेद, 6 पुराण, 212 स्मृतियां, है ना, और 18 शास्त्र, ये सारे पढ़ते रहेगा तुम लोग, क्योंकि इसके पहले तो पढ़ने नहीं दिए तुम लोगों को। उसके पहले क्या है, दे मारा काटी और जो भी छू दिया उसको तो और मार देते थे उसको। लेकिन ये जब से लागू हो गया तब से तुम लोगों को ये पकड़ा दिया, और उन लोगों पकड़ लिए इसको पकड़े और इसको पूरा पढ़ डाले, और उसमें ढूंढ लिए ये वाली डेट। इस डेट को बदलने के लिए इन लोगों ने क्या काम किए, उनने पहले ही प्लानिंग बना ली है। 1916 में बनाया एक संगठन जिसका नाम था आरएसएस, ठीक है। इसके बाद में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सामने आया लोगों के 1925 में आया सामने, ठीक। ये ऐसा कोई संगठन यहाँ भारत देश में है। फिर इनके साथ में यहाँ पे पैक्ट हुआ था कि ये कभी राजनीति में नहीं आएगा, कभी किसी से हिंसा नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा करके इसको दिए थे, वरना इनका खेल ही खत्म था उस समय भी। तो ये आज राजनीति में भी है, हिंसा भी करता है, करवाता भी है, दूसरे भी संगठन निर्माण किया और उपद्रव भी फैला रहा है, और मानसिक बीमारी भी फैलाता है। लेकिन ये आज पावर में इसलिए कर पा रहा है। तो ये वाली डेट 1925, आज क्या है 2018। इसके लोगों ने कसम खाए कि बेटा इस संविधान को लिखने के, ये लिखते लिखते आया है, मालूम, लिखते लिखते आया है। इसकी कहानी बताऊं थोड़ी सी, कैसे लिखा है।
इस डेट को भूलना नहीं, अभी इसी पे काम करना है अपन। जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, स्वतंत्रता संग्राम, ये डेट याद है सबको, सबने पढ़े होंगे। 1857। इसके बाद क्या हुआ, 1857 की लड़ाई के बाद 1860 में आईपीसी बनी। आईपीसी मतलब इंडियन पेनल कोड, इसको भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, जिसके तहत तुम लोग जेल जाते हो कभी कभार या फिर कोई केस लगते हैं। इसी साल में पुलिस का भी निर्माण हुआ, पुलिस बल का। इसी साल में पुलिस एक्ट बना है, ठीक है। अब इस डेट के आसपास कुछ लोग भारत में आए थे, इस डेट के आसपास कुछ लोग भारत में आए थे। अंग्रेज भारत में कब आया? 1600 ईस्वी, ये डेट है उनके आने की, ठीक है। 250 साल राज करने के बाद चले भी गया, लेकिन ये जब आया तो यहाँ पे आना जाना लोगों का चालू हो गया था। तो दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट, इन्हीं के पास साइंटिस्ट ज्यादा थे पहले, जैसे कि न्यूटन की खोज, अगर साइंस पढ़े अपन लोग तो ग्रेविटी की खोज किया था सर आइजक न्यूटन ने। बल्ब की खोज किया था, बल्ब नहीं है क्या, हाँ बल्ब की खोज किया था एंडरसन ने, ठीक है। हजारों बार फेल हुआ लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ा था, वो एंडरसन बल्ब बनाया उसने। उसके बाद में राइट्स ब्रदर्स बोले, उनने बोला, राइट्स ब्रदर्स जो भाई थे दो, वो क्या बोलते थे कि उस समय की बात बता रहा हूँ, इसके आसपास की, कि ये बोले भारत में नहीं, मतलब पूरी दुनिया में लोहे का टुकड़ा, लोहा जो सबसे वजन धातु है अभी यहाँ धरती में और मजबूत भी, वो लोहा बोले हवा में उड़ेगा और हम उस पे उड़ेंगे। तो लोगों ने बोला यार साले पागल हो गए ये, कैसे लोहा उड़ेगा भाई। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोहा उड़ रहा है विमान बनकर। वो थे राइट्स ब्रदर अंग्रेज। वैसे ही एक ग्राहम बेल नाम का वैज्ञानिक जिसने मोबाइल फोन बनाया, ठीक है, उसने मोबाइल फोन बनाया तो उसने क्या बोला था कि बोले कि लोग ऐसे बात कर करके पैसे कमाएंगे। तब लोग उस पे भी हंसे थे कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो क्या पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, तो जियो वाला फ्री में दे रहा है फिर भी पैसे कमा रहा है, और बात कर रहे हैं ना लोग फोन से, कमा रहे हैं ना। ऐसे महान वैज्ञानिक भारत देश के अंदर इस सन के आसपास आए थे, यहाँ भारत में। उसी के आसपास में 1837 के पहले एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था विल्किंसन। इस विल्किंसन ने आया यहाँ भारत में क्योंकि इनकी तो खोज करता ही जमात थी, बिल्कुल वैज्ञानिक ही लोग, पढ़े लिखे थे पहले से, क्योंकि भारत में ही नहीं पढ़ने दिया जाता था आदिवासियों को, बस यहाँ के मूल निवासियों को, बाकी पूरे देश में सब लोग पढ़ते थे। तो इन लोगों ने पढ़े और यहाँ पर भारत में जब रिसर्च के लिए आए, पूरी दुनिया में घूमते थे, तो भारत में भी आ गए और बोले कि देखे यहाँ पे कैसा सिस्टम है, क्या है। तो ये आदमी रिसर्च कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उन्हीं के ऊपर रिसर्च करेगा, अब किस चीज पे रिसर्च करे। तो इसने सारी चीजें देखा, यहाँ की गतिविधियां, यहाँ के ब्राह्मणों को देखा, मुसलमानों को देखा, अंग्रेज, हम अपने खुद के मूलों को देखा, फिर यहाँ के लोग रहने वाले उनको भी देखा, सबकी हालत पे रिसर्च किए। उसके बाद में इसने उस रिसर्च पे, अंग्रेजों की बड़ी एक गंदी आदत होती है, अच्छी हो गई आजकल, उसको बोलते हैं डायरी लिखना। अभी अभी अपने यहाँ भी अपना लिए, कुछ पढ़े लिखे लोग डायरी लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ। तो ये अपने दिन भर की चर्चा को लिखते हैं, उसमें जो दिन भर हुआ उसको डायरी में लिख देते हैं। ऐसे ही इस व्यक्ति ने जहां जहां जाते गया, देखते गया, और ये वैज्ञानिक आदमी था। इस आदमी ने और इसके साथ जो जो आए थे उन लोगों ने रिसर्च किया भारत देश के आदिवासियों पर, और ये देखा कि हम लोग साइंटिस्ट हैं, बोले हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं, कोई भी चीजें हम खुद बनाते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे भारत देश में रहने वाला आदिवासी, ये तो साला जन्मजात वैज्ञानिक होता है। उसने पुस्तक में आगे लिखा कि कैसे जन्मजात वैज्ञानिक है। तो उसने जन्मजात वैज्ञानिक होने का ये प्रमाण दिया कि आदिवासी बोले
ये धरती है, धरती में विज्ञान है मान लो अपने लिए अभी, है ना। धरती है और ये धरती कैसी घूम रही है अभी, ऐसी घूम रही है, ठीक है। धरती जो है ऐसी घूम रही है, और धरती अगर ऐसी घूम रही है तो आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं, उसने ये देखा और उसने बोला कि धरती ऐसी घूमती है तो ये लोग भी ऐसे क्यों घूमते हैं। जैसे कि अपन लोग धान या तुम लोग मक्का गहाते हो के बैलों से या ट्रैक्टरों से, कैसे घुमाते हो, ऐसे ही घूमते हैं, घूमते हैं ना। और शादी अगर करते हैं, दादा आप लोग ज्यादा अच्छे से समझोगे, शादी अगर करते हैं तो भी ऐसे ही चक्कर लगाते हैं अपन लोग, लगाते हैं। जैसे इधर झाड़ नहीं है क्या, अच्छा एक आध झाड़ होगा उसमें बेला अगर चढ़ेगा, देखना कोई बेल वगैरह सेमी का हुआ, करेले का, किसी भी टाइप का, वो बेले को देखना तो वो भी ऐसे ही चढ़ता है, ऐसी ऐसी, इस तरफ से नहीं चढ़ता कभी, ऐसे ही चढ़ता है। हाँ, और अपन लोग जैसे वो भौर देखते हैं ना पानी में, वो भी ऐसी घूमती, क्यों घूमती होगी। आदिवासी भी ऐसा ही फॉलो कर रहा है, क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ये प्रकृतिवादी है, पृथ्वी जैसी चल रही है वैसे ही ये इसको फॉलो करता है, इसने कुछ नहीं बदला। लेकिन जो प्रकृतिवादी नहीं है, प्रकृति का विनाशक है, उन लोगों को देखना, अपन अपने भगवानों की भी चक्कर ऐसे ही लगाते हैं, लेकिन उनके अगर भगवानों के चक्कर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, वो ऐसे उल्टे, प्रकृति के खिलाफ चलते हैं वो लोग। उसने ये देखा और उसने लिखा भी इस चीज को, और साथ में ये भी प्रूव किया कि आदिवासी जो है वो मानव निर्मित किसी भी चीजों को नहीं मानते, वो प्रकृति को मानते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बोले हमारे लोगों ने घड़ी का आविष्कार किया, घड़ी भी चक्कर लगाती है, चुंबकीय बल से ही लगाती है। घड़ी जब चक्कर लगाती तो वो ऐसी चलती है, क्योंकि वो मानव निर्मित है, उल्टी। ठीक है। उसने सारी चीजें देखा, हम गाड़ी का मशीन भी बनाए, उसमें अंदर गियर्स होती हैं, उसमें देखना उसके जो मशीन चलते हैं वो भी ऐसे ही चलते हैं। गाड़ी के अंदर के मशीन, वो चक्री जिसको बोलते हैं गियर, वो भी ऐसे ही चलता है। और इन लोग सारी चीजों को, जो प्रकृति को नहीं पूज रहा है वो उल्टा ही चल रहा है। वो मानव निर्मित जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रकृति के उल्टे चलती हैं, क्योंकि इसमें दो ध्रुव होती है चुंबकीय। अगर ऐसे चलोगे, क्योंकि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विषम वाले में आकर्षण होता है, तो इसको, इस सिद्धांत को देखते हुए उन लोगों ने एक रूल लिखा कि आदिवासी प्रकृति पूजक है, उन पे मानव निर्मित संविधान लागू नहीं होते। विल्किंसन रूल लिख दिया उसने 1837 में, इसका एक बेस लिया गया। अब इसके आगे और लिखते गए, 1919 में एक और ने लिख दिया कि भाई आदिवासी जो है वो प्रकृति पूजक है, वो यहाँ का मूल मालिक है, मूल नागरिक है, यहाँ पे रहता है और यहाँ की प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखे हुए है। और उसके बाद में 1935 में इसको फर्स्ट इंडिया एक्ट बोलते हैं, पहली बार लिखा गया इसको, इसलिए आदिवासियों के फेवर में अभी। फिर उसके बाद 1935 रॉबर्ट विल्किंसन ने लिख दिया 1935 का संविधान। इसमें तो पूरा ही उसने नंगभंग ही कर दिया दूसरे लोगों को, तो बोले आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी रह ही नहीं सकता, घुस भी नहीं सकता, और यहाँ पर चुनाव भी असंवैधानिक है, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया जो है वो मानव निर्मित है, वो इलेक्शन है, वो वोटिंग से होती है, वो सिस्टम बनाया गया है जैसे। लेकिन अपनी जो रूढ़िवादी पारंपरिक वाली जो प्रथा है, वो सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको प्रूव करूँ क्या? देखो, देख लो, अगर एक जानवर है, जानवर के पास दिमाग है क्या? नहीं है। अपन लोग इंसान है, अपने साथ पास इतना ही फर्क है, क्योंकि बच्चे उनके पास भी होते हैं, अपने पास भी होते हैं, अपन भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। फर्क इतना है कि अपने पास दिमाग होता है इंसान के पास, जानवर के पास नहीं होता। दुनिया का कोई भी जानवर देख लो, किसी भी मतलब कबीले का, कैसा ही भी हो, कोई सा भी जानवर, इंसान भी एक जानवर है, ये जो कि मंकी बोलते हैं जिसको, बंदर, वहीं से अपन लोग बने हैं, ठीक है। तो ये जो जानवर पद्धति थी, खैर इंसानों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है अभी, इसीलिए इन लोगों को इंसान बोल दिया गया, वरना ये जानवर ही थे अगर देखा जाए तो ये जानवरों ने क्या किए, ऐसा तो नहीं किए कि भाई ये 6-7 बकरियां हैं, 6-7 बकरियों में से 4 बकरी अलग, 3 बकरी अलग, जो ज्यादा जीता उसका वो राजा। ऐसा करते हैं क्या वो लोग? क्या ऐसा करते हैं कि जिसके मतलब हाथ पैरों में जितनी ताकत, सिलेक्शन प्रोसेस की, ये हमारा राजा हो सकता है?
जानवर कोई सा भी हो वो सिलेक्ट करता है अपने राजा को, वोटिंग सिस्टम नहीं चुनता। वैसे ही आदिवासी प्रकृतिवादी था तो उसने सिलेक्शन प्रोसेस को चुना। कभी भी कुटुंब कबीलों में चुनता था तो बिना सिलेक्शन बिना इलेक्शन के चुनता था, सिर्फ मनोनीत नाम लेते थे। उस प्रकृति को इसने लिख दिया कि यहाँ पर चुनाव नहीं होते, यहाँ पे सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होता। ऐसा प्रकृति को फॉलो करने वाले इंसान है। अब इसको देखते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी में जब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे, उनको समझ में नहीं आने लगा क्या करूं, तो इनने लिखे इसको आधार माने। अब आधार मानने के साथ साथ उसको कुछ नॉलेज नहीं था तो उनने 5 लोगों को रखा ड्राफ्टिंग कमेटी में आदिवासी के, जैसे मंगरू बाबू है, जयपाल मुंडा है, ऐसे और 3 थे, उनका नाम भूल गया मैं। ऐसे 3 लोगों को 5 लोगों को रख करके इसमें से उसने बेस बनाया और उसने लिख दिया क्या, ये 13(3), 19(5) और 244 और इसके लिए लिख दिया 243। इतनी चीजें आप लोगों के लिए लिख दिया उसने। अब इस चीजों को अपन को गीता रामायण छोड़ करके इसको पढ़ना था, स्वाभाविक सी बात है अगर शिक्षा में आ गए थे तो, क्योंकि जिसके वजह से शिक्षा में आए उसी को छोड़ दोगे, गलत है ये, है ना। क्योंकि जिस चीज के वजह से तुम शिक्षा में आए, संविधान, उसी को तुम छोड़ दोगे तो ये तो वाकई में गलत है। तो गलत किए हैं इसलिए अपन को यहाँ पे भोगना पड़ेगा। ये संविधान का बेस है, ऐसे करके इसको संविधान का निर्माण किया गया है। बाकी चीजों के लिए जो लिखा है वो तो लिखा ही है, लेकिन अपने लिए जो लिखा है उसका बेस ये है। और यहाँ में से 2 चीजें मिलती हैं। विल्किंसन रूल को वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखी है तो बाहर के लोगों ने ला ली है, जैसे कि झारखंड के उनके कनेक्शन है, तो अपने यहाँ नहीं है इसलिए अपन उपलब्ध नहीं करा पा रहे, लेकिन वहाँ है। ठीक है, तो अपन लोग कहाँ थे। अब जैसे भारत देश का निर्माण हो गया, इसके बाद अब इन लोगों ने क्या किया थी, भारत देश एक संघ होगा। संघ मतलब बहुत सारे राज्यों का एक संघ होगा। अब भारत देश में 29 राज्य, अब 29 राज्य में और पता नहीं कितने कितने जिले, जैसे कि अपने यहाँ पे 51 जिले हैं, है ना। अब 51 जिले के अंदर और पता नहीं कितने कितने ब्लॉक होंगे। तो इन सारी सिस्टमों को, इन सारे सिस्टम को एक करने के लिए इन लोगों ने एक सिस्टम बनाया। जब भारत देश अंग्रेज छोड़कर जा रहे थे तो उन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पर हम तो जा रहे हैं लेकिन कौन से सिस्टम से चलोगे तुम, हमसे आज़ादी ले लेते हो, लेकिन क्या ऐसे ही जानवरों जैसे रहोगे बिना कोई सिस्टम के, फिर किसी को काटो मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन लोगों ने एक सिस्टम की व्यवस्था करके गए और उस सिस्टम को बोलते हैं भारत का संविधान। इसके तहत चलने के लिए संसद बनाए, संसद बना, संसद के लिए फिर 2 पहलू बनाए इन लोगों ने, राज्यसभा और लोकसभा। अब इनको भी संभालने के लिए, अब यहाँ पे ये 2-3 चीजें तो बन गई, लेकिन इनके अंदर भी तो मेंबर लगेंगे ना। तो इन मेंबरों के लिए उन लोगों ने क्या किए, एक सिस्टम तैयार किए जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार। ये पूरे भारत देश के लिए एक ही होती है पूरे भारत देश में एक, लेकिन हर राज्य के लिए एक अलग राज्य सरकार होती है ना। तो ये केंद्र और राज्य सरकार नाम की सिस्टम बनाए और इसमें राज्यसभा और केंद्र सभा में चुन के, वो लोकसभा में चुन के जाने के लिए प्रावधान बनाए, उससे चलेगी संसद यानी भारत देश। अब मेरा कहना यह है कि भारत सरकार, भारत को बोला गया संपूर्ण को, इसके इन दोनों के, इसके लिए काम करते हैं ये दोनों, करते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये और ये इसके लिए काम करता है, लेकिन ये खुद तो आता नहीं है अपने पास चुनाव के लिए कि मैं भारत सरकार हूँ मेरे को वोट दो, नहीं आता ना। अब अपन, मैं ये बोल रहा हूँ क्यों नहीं आता होगा, क्यों, क्योंकि अपन लोगों ने जिनको चुन के भेजे। राज्य सरकार में कौन है अभी मध्य प्रदेश में, शिवराज। केंद्र में मोदी, और यहाँ पे अरे बोलो, नहीं, इसमें वही भारत
भारत सरकार इसी में लफड़ा है। भारत में है। भारत सरकार कौन है, यही तो खोज का विषय है आज। भारत सरकार केवल, भारत सरकार का दर्जा मालूम सुप्रीम कोर्ट ने किसको दिया है? भारत सरकार का दर्जा ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार, इस पूरे नाम में नाम क्या आया? कुटुंब। कुटुंब आया, उसके पहले क्या आया? एसी। एशिया में रहने वाला। ये एसी क्या है? एशिया। एसी भारत सरकार क्या है? एसी का मतलब होता है आंट क्राइस्ट। इसको काइस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आंट काइस्ट का मतलब होता है धर्म पूर्वी, धर्म पूर्वी या अनाजकालीन, ठीक है। ये इनके पहले रहने वाले, पहले से रहने वाले कुटुंब कबीलों में निवास करने वाले लोगों को भारत सरकार बोला गया है। देखो एसी भारत सरकार कुटुंब परिवार। अब मैं बता रहा हूँ, एसी भारत, एसी जो है वो अनाजकालीन या धर्म पूर्वी या अंट क्राइस्ट से ऊपर वाला, ठीक है। अब भारत सरकार तो एक नाम हो गया मान लो, लेकिन कुटुंब, कुटुंब में कौन रहता है? परिवार। नागवंशी, कोयावंशी, ऐसा नाम सुने हो? ये क्या है? कुटुंब है। और इनमें कौन रहते हैं? अपन लोग, कोयावंशी लोग हैं अपन लोग, ठीक है। तो कुटुंब में रहने वाला, उनको बेड़ा भी बोल सकते, जैसे कि परते बेड़ा बोल दो, इनवाती बेड़ा बोल दो, उनके बेड़ा बोल दो, होंगे ना? या इनवाती बेड़ा होगा। तो ये कुटुंब में रहने वाला परिवार, हमारे कुटुंब के यहाँ कहते हैं कुटुंब में रहने वाला परिवार, इसको बोला गया भारत सरकार। तो अब कुटुंब में कोयावंशी अगर मान लो अपन लोग हैं, तो इस कोयावंशी में क्या दूसरे कलार लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग आते हैं, बनिया लोग आते हैं? क्योंकि उन लोगों का इतिहास है कि वो तो बाहर से आए हैं। तो भारत सरकार कैसे हो गए? तो भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ आदिवासी यहाँ पे पहले से रहने वाला है। अब वही क्वेश्चन है, तुम लोगों को यही ज्यादा पूछा जाता होगा कि भारत सरकार कौन है, तो उनको सीधे सीधे बताना ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार और उसका मतलब। उसके बाद बोलना अगर राज्य सरकार शिवराज सिंह चौहान है, केंद्र सरकार में मोदी है, तो भारत सरकार में कोई ना कोई तो होगा। और भारत सरकार को फिर प्रूव करके बताना कि भारत सरकार कौन है। कलेक्टर इसी बात पे हारता है फिर कि कुटुंब कबीलों में हम ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो इन कुटुंब कबीलों में निवास करने वाले भारत सरकार। अब बात को आगे बढ़ा। अब भारत सरकार के संचालन मतलब अपनी सुख सुविधाओं के लिए 1956 में क्या लिखा है? हितों के संरक्षण, यहाँ पे जहाँ पे विद्यमान विधि है उनके वहां पर रहने वाले लोगों के हितों के संरक्षण के लिए 1905 और 6 का निर्माण किया गया। तो हितों के संरक्षण मतलब कि भारत सरकार के हितों के संरक्षण के लिए केंद्र व सरकार बनाया गया। हितों के संरक्षण का मतलब हित तो ये देंगे, इनके हित पे कोई भी काम करेंगे केंद्र और राज्य सरकार, लेकिन उनका संरक्षण कौन करेगा? केंद्र सरकार के ऊपर इनने बैठा ले क्या? उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, जो दिल्ली में एक ही है। ये भी एक होता है, इसको भी एक ही रखे, इसके ऊपर रखने, इसके ऊपर देखने के लिए, उसकी वॉचिंग करने के लिए कि कुछ गड़बड़ी ना करे, उसको भी एक ही रखा गया। अब ये ढेर भर से 29, तो 29 के ऊपर एक एक बिठाया गया, जिसको बोलते हैं अपन उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय रखे। अब इन उच्च न्यायालयों के बाद, इन उच्च न्यायालयों के बाद क्या हुआ? जो राज्य है, राज्य में जिला है, यहाँ पर 51 है, कुछ दिनों बाद 52-53 होने वाले हैं, ऐसी शंका है मेरे को, वो खैर अलग बात है। पर 51 जिले हैं। 51 जिलों के लिए यहाँ पर क्या रखे? जिले में
जिला न्यायालय, जिसको अपन लोग सिविल कोड बोलते हैं, है ना, सिविल कोड बोलते हैं। लेकिन भारत देश के ऊपर क्या रखा गया, ये जो भारत सरकार है, ये भी तो गलती करता होगा, तुम लोग गलती नहीं करते? इसके ऊपर क्या रखे, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रख दिए। लेकिन ये भारत सरकार अगर गलती करे तो इसके ऊपर क्या रखेंगे, इनके ऊपर बिठा दिए उनने रूढ़ी प्रथा। कि बोले इनके जो कस्टम कल्चर पुराने चले आ रहे हैं वो उन्हीं को कंट्रोल करें, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके लिए बनाया गया है, उनकी सेवाओं के लिए। अब उनकी सेवाओं के लिए बनाए गए, और अब में यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये सिस्टम तैयार हो गया पूरे भारत को चलाने का। उसके बाद क्या हुआ कि आदिवासी के पास रूढ़ी प्रथा है, उसी से संचालित हो रही है अभी, ठीक है, उस समय में संचालित हो रहे हैं रूढ़ी प्रथा से। रूढ़ी प्रथा से संचालित हो रहे हैं अपन लोग। अब इनने क्या किए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार वाले जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो अपन लोगों के हाथ में आई। अपन लोगों के पास में ऐसा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जो अपने देश को चला सके, यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बैठ सके, देश की कमान संभाल सके, ऐसा कोई व्यक्ति था उस समय में? अरे आज 1951 की बात कर रहा हूँ, 52 में हुआ था इनका सिलेक्शन। तो जो 51 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी आज से बहुत साल पहले, तो उस समय में, आज मैं बता रहा हूँ, आज की स्थिति दादा, कि आज अपने पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जिला को संभाल ले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो 51 के समय में कैसा रहा होगा? तब तो और भी नंग भंग रहा होगा। अभी थोड़े बहुत पढ़ लिख लिए हैं तो थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस रूढ़ी प्रथा के समय में सबसे पहले अपन लोगों ने फिर पावर किसी को दिए कि भाई तू हमारे लिए काम कर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तू जाएगा, वो सिस्टम में चलेगा, लेकिन हम लोग तेरे को अनुमति देंगे। तब अनुमति कैसे देंगे? उन लोगों ने तैयार की एक रजिस्टर में बोले तुम लोगों के हम किस व्यक्ति को कितना वोट देंगे, वोटिंग सिस्टम में आए। तो अपन लोगों ने भी क्या किए, 5 साल के लिए लिखित में प्रमाणित पूरे विश्व के सामने 156 देश बैठे और उन लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। और उस फैसले में ये था कि हम लोग नेहरू को, जो कि बाहर से पढ़ के आया है, अच्छा इंटेलिजेंट बंदा है, उसको हम लोग 5 साल के लिए आदिवासी लोग सर्वसम्मति से इसको भारत देश का प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। प्रधानमंत्री मतलब राजा नहीं, सबसे बड़ा नौकर जो जिम्मेदारी रखेगा हमारे देश की, उसको अलॉट किया गया। अब वो भी लिखित में, कोई चुनाव नहीं, बिना चुनाव के ऐसे ही, क्योंकि आदिवासियों के पास में था, इलेक्शन प्रोसेस थी नहीं, सिलेक्ट कर दिए, एकदम सिलेक्ट कर दिए और बोले कि तू आज से प्रधानमंत्री भारत देश का 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए बनाए, केंद्र सरकार में बिठाए, राज्य सरकार में भी बैठा दिए। तो उसको जैसे ही पावर दिए तो उसने क्या काम किया, पूरे अनिया बनिया ठाकुर चमार, इनको चमार नहीं, बनिया बनिया, इनको सालन को, बामर बनियन को, सबको बैठा दिया बड़े बड़े पद में। IAS IPS जैसे ऐसे बड़े बड़े जितने भी पद थे सबको बड़े बड़े की पोस्टों में बैठा दिया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, लोकसभा, विधानसभा सब में बैठ गए। अब तब से लेकर आज तक 5-5 साल करके आदिवासी देते ही आ रहे हैं। अब एक बात पूछना है कि रूढ़ी प्रथा अपने पास थी उस समय में, क्योंकि अपन भारत सरकार थे, भारत सरकार के ऊपर कंट्रोल सिर्फ इसका था। अपन लोगों ने इसको छोड़ने की बात दूर, रूढ़ी प्रथा से चल रहे थे, इसलिए अपने ऊपर मानव निर्मित कोई भी संविधान लागू नहीं था। भारत सरकार के लिए, इनके यूज के लिए अपन ने इस विधि के होते हुए अपन लोगों ने क्या बनाया, दूसरी विधि, केंद्र सरकार और एक बनाए राज्य सरकार, इस विधि की संरक्षण के लिए। ठीक है, ये जो भी काम करेगी इसके लिए करेगी। अब इसने क्या काम की, इसने कोई भी काम की, जैसे भी बनाई, अब इसके जो नियम, कोई भी नियम बनेंगे वो इस पे लागू कब होंगे, जब इसके पक्ष में बनेंगे।
या इसके हित के लिए बनेंगे। तो ये चीजें भी 1956 में लिख दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में कोई भी विधि के होते हुए, रूढ़ी प्रथा थी, रूढ़ी प्रथा के होते हुए इसके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि उनकी सहमति नहीं होगी। ठीक है, ऐसी सहमति है, और सहमति के बिना अगर ये लागू करते हैं तो वो असंवैधानिक है। यानी कि उसने बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति या इसका कोई भी नियम कानून, और उसमें किसको बैठा लेते, बामन बनियों को। तो बामन बनियों के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी व्यक्ति आदिवासी क्षेत्रों में जहां रूढ़ी प्रथा यानी कि भारत सरकार निवास करती है वहां पर घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बस नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, और ना तो व्यापार कर सकता और कारोबार कर सकता। ऐसा 1956 में लिखा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग आए ना, फिर से 5 साल के लिए था, 5 साल बाद सिस्टम खत्म हो जाना था कायदे से। लेकिन इन लोगों की भूल ये हुई कि आदिवासी समाज अभी भी तैयार नहीं है, और मतलब उस समय की बात बता रहा हूँ 10 साल के अंदर, और उस समय में आदिवासी तैयार नहीं था। तो इन लोगों ने बोले एक बार और मौका देते हैं, फिर से कुछ करो तुम। इनका पैक्ट ये था कि सर्वांगीण विकास, यानी कि शिक्षा से, आर्थिक रूप से, व्यवसाय से, सारी चीजों से इनका विकास करना था, है ना। सांस्कृतिक रूप से भी करना था, इनकी संस्कृति को बढ़ाना था। इसके लिए इनका निर्माण किया गया था और उसी का पैक्ट था। तो उस हिसाब से इनका विकास उस समय में 5 साल में नहीं हो पाया, तो इन लोगों ने डेट बढ़ाए, 5 साल दिए, फिर बोले कि यार अभी नहीं हुआ, फिर 15 साल दिए, फिर बोले अभी नहीं हुआ, फिर 20 साल दिए, अभी 70 हो गए देते देते। अब तब तक कि अपना आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, और अब पढ़ने लिखने लगा, और उसके बाद बोल रहा है कि भैया जो हम 5-5 साल के लिए तुमको दे रहे थे, तुम लोगों ने इसका विरोध कर दिया। कैसा 5-5 साल के लिए दे रहे थे, तुमने हमारा विकास करना था, किसका किए, खुद का। हम लोगों को बोले कि तुम 2 बच्चा पैदा करो, और तुम लोग बोलते हो कि खुद को 10 बच्चा पैदा करो। अरे हिंदू वालों को बोलते हैं कि नहीं 10 बच्चे पैदा करो, और आदिवासियों के लिए क्या नियम बनाए, 2 बच्चे पैदा करो, इससे ज्यादा नहीं, है ना। उनको थोड़ा बहुत 2-4 हजार रुपए भी देते होंगे 2 बच्चे जिसके होते हैं, और उनको बोल दिए कि भाई बड़े बड़े मंचों से कि हिंदू उनको तो 10 बच्चे पैदा करना है। तो ये बात आ गई, तो भैया अपनी जनसंख्या घटती गई, इनकी बढ़ती गई। अब इनते बढ़ते बढ़ते इनके पास रहने कहीं तो जगह चाहिए, क्योंकि बाहर से तो लेके आए थे। अब बाहर से लेके आया हुआ आदमी यहाँ पर रहेगा तो जमीन तो चाहिए, जमीन इनने घुसने की रणनीतियां बनाए। तो सबसे पहले क्या किए, अब देखो, सबसे पहले इन लोगों ने भारत देश के अंदर जो रिजर्व क्षेत्र थे 14 राज्य, 4 अनुसूची 6 वाले और 10 अनुसूची 5 वाले, ऐसे राज्यों में घुसने की इन लोगों ने तकनीकी बनाया, क्योंकि उनके पास जनसंख्या ज्यादा थी और इधर माल था पूरे देश का। ठीक है, इसकी प्रक्रिया बता रहा हूँ। आड़े क्या आ रही थी, रूढ़ी प्रथा आड़ी आ रही थी ना। इन लोगों ने यहाँ घुसना चालू किए। अब कैसे कैसे घुसे वो आपको पता है, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगा। अब यहाँ घुसना चालू किए तो उनकी गड़बड़ी को देखने के लिए कौन था अपने पास में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को की गड़बड़ी देखने के लिए उनके ऊपर क्या रखे थे अपन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने काम किया। उसने बोला, इन लोग मानने लगे, हिंदू धर्म को मानने लगे, तो इनने क्या काम किए, आदिवासियों के अंदर हिंदू धर्म का बीज बोना चालू किए कि भाई आदिवासी सब हिंदू हैं, अपन समरसता सम्मेलन चलाएंगे, अपन फलाना सम्मेलन, अपन ढिकाना सम्मेलन, हिंदू बनाने की कोशिश। यहाँ तक कि ये भी कोशिश की है कि भाई आदिवासियों को हिंदू बनाया जाए, कि बोले मतलब शादी करना है तो तुम लोगों की शादी गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट कैसे, केंद्र सरकार राज्य सरकार योजना बनाएगी कि आदिवासियों की शादी के लिए सम्मेलन कराया जाए, उनको 25,000 या जितना भी देते जाएं, और मंगलसूत्र भी दें, कुछ दहेज भी दे दें। इस टाइप की कुछ योजनाएं बनाए, और आदिवासी बड़ा खुश, यार केंद्र सरकार ने तो हमको कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और खुशी खुशी इन लोग जोड़े बनाते गए और उनका कट में काम करते गए, रूढ़ी प्रथा में घुसने का माध्यम बनाते गए। कैसे, वो लोग गए शादी करने के लिए 20-25 हजार के लिए,
है ना। शादी तो जब तक संपन्न नहीं होती जब तक कि मंडे में नहीं घुमाते वो लोग, उनका मन ही नहीं मानता, देख लेना, जब तक कि वो जयमाला कितना ही कर ले। तो वहां जाने का मकसद ये था कि सिर्फ वो जो पैसे मिल रहे हैं वो अपन लोगों को मिल जाए, तो ऐसे करके गए। वहां जाने से वो पैसे लेने के पहले क्या करना पड़ता था, एक रजिस्टर है, रजिस्टर में फॉर्म भरो और फॉर्म के साथ साथ साइन भी करो। अब वहां पे ये लिखा था कि हिंदू रीति रिवाज से साइन शादी हो रही है। हिंदू कस्टम कल्चर जो था 1951 1952 नहीं 1955 1955 और 1956 ये हिंदू मैरिज एक्ट है, दो ठू। इनके मुताबिक आदिवासी हिंदू नहीं है। कैसे नहीं है मैं बता रहा हूँ। इन लोगों ने रजिस्टर पे साइन कराए और इनको जो पैसा अनुदान मिलता है 275 एक, ये भारत के संविधान में कंडीशन है कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कुछ राज्यों से अनुदान दिया जाएगा या कुछ देशों से भी अनुदान दिया जाएगा इनके विकास के लिए, ये करके वहां पर लिखा हुआ है। तो इसका जो पैसा था वो या तो डायरेक्ट दे देना था इनको कि अपना विकास खुद कर लो, या तो तुम लोगों के माध्यम से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार रखा था योजना बना के उनके लिए काम करना था। वो काम भी कर रहे थे, लेकिन इन्हीं का पैसा इन्हीं को दे करके इन लोगों ने इनको क्या बनाए, हिंदू। रजिस्टर में साइन कराए हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उधर दिखाए कि भैया हिंदू है ये लोग, दिखाए। रूढ़ी प्रथा में घुसने लगे वो धीरे धीरे। ऐसे करके घुसते घुसते इन लोगों ने कहाँ तक की पहुंचे भैया, 1971 तक अपने यहाँ भी आए, यहाँ पर भी आए। लेकिन यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी उस समय में अपने दादा लोग थे, तो वो लोग इसको पूरी तरीके से मानते थे। उन लोगों ने बोले अबे पति तत्व निट्रो ही मटरो माकुन हिल जमे मायो खेदा कीमते ना। तो उन लोगों ने बोले कि ये हमको नहीं जमता, ये हमारा सिस्टम नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है, इसको बाहर करो। तब वहां पर हुआ लफड़ा। तो एक बाई के साथ हुआ केस, तो शादी विवाह का लफड़ा बन गया था। तो उस केस में 1971 में जबलपुर हाई कोर्ट में लगा एक फैसला, राज्य में हुआ था। तो राज्य की बात थी तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास जाएगा। उच्च न्यायालय ने उस पर फैसला दिया और इसने बोले कि राज्य सरकार यहाँ पे हावी है, राज्य सरकार यहाँ पे हावी है। तो इसने बोला नहीं यार, बड़ी अदालत के पास भेजा जाए। केंद्र सरकार मतलब उच्चतम न्यायालय के पास भेज दिए, दिल्ली। दिल्ली ने देखा, इधर का संविधान उठाया भैया, उसने देखा 13(3), 19(5)(6), उसके बाद 1935 का भी देखा, उसमें 91-92 सेक्शन देखा, उसके बाद में 1919 देखा, फिर 1837 देखा। ये सारे संविधान देखने के बाद में भी ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखा और इसने बोला वहाँ का जो जनजाति है, यहाँ का जो जनजाति है सेम ही चीज मानता है, और वो है रूढ़ी प्रथा। उसको अपन संजोरी बिदरी के नाम से डिफाइंड करते हैं, और वो क्या बोलते हैं अपने टोटम जो मिलाते हैं उसके नाम से डिफाइंड करते हैं। अपन लोग धरती से चलने वाले, प्रकृति से चलने वाले प्रकृति पूजक हैं। तो इसने एक फैसला दिया 1971 में, AP सेन ने एक फैसला दिया। इसने बोला कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि वह आदिवासी जो है वो प्रकृति नियमों से चलता है। वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदुओं के कस्टम कल्चर में मानव निर्मित किसी भी संविधान को या विधियों को नहीं मानता है, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। ऐसा करके एक सिस्टम दिया। पर वहां पर फैसला किनके हाथों में आया सुप्रीम कोर्ट के बाद? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या काम था? अपने आप जिसके लिए काम कर रहे हो उसको बताना कि भाई तुम्हारे पक्ष में ये फैसला आ गया है, तुम हिंदू नहीं हो, तुम उसमें मत जाओ। ये सबसे बड़ा कारण था। तो इन लोगों ने क्या किए, इसको कर दिए गायब। क्यों किए? क्योंकि इसमें उन्हीं के लोग थे, उनको ही घुसना था इसमें। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को इन लोगों ने गब्बा कर दिए, और गब्बा करने के बाद में आदिवासी हिंदू नहीं है का प्रोपोगंडा इनने फैला इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया गया कोई भी फैसला अनुच्छेद 141 के तहत इसको लिखा जाए। अनुच्छेद 141 के तहत भारत देश में किसी भी न्यायालय को मानना होगा, ऐसा करके इस अनुच्छेद में लिखा हुआ। आबादकारी है वो, उसको मानना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया गया फैसला इस भारत देश में कहीं पे भी, ऐसा करके इस कंडीशन में। तो इसको इनने बोले यार इसके खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो इसको गायब ही कर दो। गायब किए। कुछ दिनों बाद फिर क्या हुआ,
ये जब इस रूढ़ी प्रथा को तोड़ने में कामयाब हुए और कामयाब होने के बाद में अपने यहाँ घुस गए, घुसने के बाद क्या करेंगे, देखने के बाद पसंद आएगी कोई चीज, जमीन में रहना पड़ेगा, रहने के लिए घुसे ना, उनका पर्पस तो यही था कि रहने के लिए घुसे थे, तो जमीन खरीदना प्रारंभ किए। तो ये लोग इसके पहले जमीन खरीद पाते, क्यों नहीं खरीद पाए? क्योंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये 1894 में बना था। 1894 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना था, इसको लिख लेना। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में बना था। इसके लिए बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा, और लड़ाई लड़ने के बाद में उसने भूमि अधिकार अधिनियम 1898 पारित करवा दिया कि हमारे लोग जमीन ठूट ठाट साफ करके बोने लायक, धान उगाने लायक या कोई भी फसल उगाने लायक बनाते हैं, लेकिन अंग्रेज या दूसरे लोग हमको डरा धमका करके इस अधिनियम के तहत रजिस्टर करवा लेते हैं। तो इसने बोला कि ऐसा कोई अधिनियम बना के दिया जाए जो आदिवासियों के पक्ष में हमेशा हमेशा के लिए रहे, अगर उनकी जमीन है तो उन्हीं के पास रहे। तो ये 1898 के तहत आज पट्टी पावता अपने नाम से है, और आज भी इसको चेंज नहीं किया गया। इसके तहत इन लोगों ने क्या बोले, इस अधिनियम को देखते हुए रूढ़ी प्रथा में घुसने के बाद 1971 में घुस गए। घुसने के बाद में इन लोगों ने बोले कि बेटा घुस तो गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपना काम किया। उसने बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर घुस भी गई है आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्र में अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार घुस गई है, वहां एक व्यक्ति के समान है। वो व्यक्ति के समान कैसे? यहाँ पर उइके निवास करता है, ठीक है। यहाँ पर भैया उसको अभी मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला रहा हूँ। इसके बाद जितना खिलाना पिलाना, हाँ अब डिस्टर्ब हो जाएगा ना, अब डिस्टर्ब हो गया। देखो जजमेंटों में ही दम है। ये जजमेंट चीज की ही बात समझना करोगे है, ये किसी भी समझ अधिकारी गए तो कर्मचारी सब के कुछ पास तो समझ जाओ। जीतोगे। देखो यही बात अब तो यहाँ चुनौती दिलाई। उइके रहता है, यहाँ पे धुरवे रहता है, मान लो यहाँ पे मड़ावी रहता है, ऐसे ही बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या केंद्र सरकार नाम का एक व्यक्ति देखे हो? कोई परिवार नहीं। राज्य सरकार नाम का कोई परिवार है? यहाँ तो रहता है तो उइके, धुरवे, मड़ावी और भी गेडाम, मरकाम, इस टाइप के बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं रहता। ये रहने आ गया, अपने यहाँ रूढ़ी प्रथा को डैमेज करके इतने लोग रहने आ गए। अब जब ये रहने आ गए यहाँ पर, तब इसने बोला कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में, यानी कि आंशिक वर्जित और पूर्ण वर्जित क्षेत्रों में एक व्यक्ति के समान है। ये 1988 पूरा नाम सहित बताओ उसको। पी रमा रेड्डी के खंडपीठ में इसने दे दिया एक जजमेंट। आदिवासी जो है वो आदिवासी क्षेत्र में केंद्र सरकार